Now, Sushma Swaraj ji, madam, धन्यवाद। you get your time, please. धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, Please, please, बैठिए। सभापति जी, नियम 72 के तहत मैंने आपको एक नोटिस दिया है जिसमें इस बिल पर इंट्रोडक्शन के समय मैं कुछ आपत्तियां उठाना चाहती हूं। सभापति जी, वैसे तो देश बहुत दिनों से ये प्रतीक्षा कर रहा था कि एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल इस संसद में आएगा और इस संसद के द्वारा पारित किया जाएगा, लेकिन बिल जिस प्रारूप में हमारे सामने आया है उसने हमें बहुत निराश किया है। कैसे निराश किया है इस पर तो मैं तब बोलूंगी जब बिल चर्चा के लिए रखा जाएगा। बीएससी ने जो 3 दिन तय किए हैं, जब बिल पर चर्चा प्रारंभ होगी तो मैं क्लॉज बाय क्लॉज आपको बताऊंगी कि बिल निशक्त कैसे है, शक्तिविहीन कैसे है, निष्प्रभावी कैसे है। लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन के समय में केवल आपत्तियां उठा सकती हूं, तो 2 आपत्तियां प्रमुख रूप से मेरी इस बिल पर हैं और दोनों संविधान से संबंधित हैं। पहली आपत्ति मेरी ये है कि ये बिल जिस आरक्षण का प्रावधान कर रहा है वो आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। अध्यक्ष जी, बिल की धारा 3 चैप्टर 2 की धारा 3 में आप प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 50% द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल फ्रॉम अमंग्स द प्रोविजंस बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड विमेन, जिसमें बाद में इराटा में इन्होंने माइनॉरिटीज भी लिखा है। लेकिन आप जानते हैं सभापति जी कि सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कैपिंग करके कि कभी भी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। पहली बार आया है एक बिल में इस तरह का भाषा, नॉट लेस देन 50%। आपको मालूम है कि ये बिल प्रावधान कर रहा है 9 लोगों का, एक चेयरमैन होंगे लोकपाल के, 8 मेंबर होंगे, 1 जमा 8 9। नॉट लेस देन 50% का मतलब है कम से कम 5। ये भाषा अपने आप में असंवैधानिक है। नेता सदन से मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं कपिल सिब्बल जी, यहाँ बैठे हैं पवन कुमार बंसल जी, ये सब लोग एडवोकेट्स हैं। ये जानते हैं कि आप लोगों ने ये बिल देखा नहीं कि कभी भी नॉट लेस देन 50% शब्द आ ही नहीं सकता, लेकिन आपने प्रोवाइजो में डाला है नॉट लेस देन 50%, जो कि ये बिल अगर आज चला जाए पास होने के बाद कोर्ट में तो पहले दिन स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। क्या ऐसा बिल हम लाना चाहते हैं कि 43 वर्षों के बाद एक बिल पारित हो और जाते ही वो वॉइड एब इनिशियो कर दिया जाए? इसलिए नॉट लेस देन 50% की भाषा असंवैधानिक भाषा है, संविधान सम्मत नहीं है। और इसमें जो आज माइनॉरिटीज का प्रावधान ये लेकर आए हैं इरेटा के माध्यम से, धर्म आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। हमारे यहाँ SC, ST, OBC का प्रावधान है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण है, 27% का आरक्षण मंडल आयोग के माध्यम से भी किया गया है। लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था और कल्पना भारतीय संविधान नहीं करता। ये बिल तो मेरी पहली आपत्ति, यहाँ तरमीम तो हम लाएंगे, चर्चा के समय हम तरमीम जरूर लाएंगे, क्योंकि इस सदन से कोई असंवैधानिक बिल निकले ये कम से कम हमारे रहते नहीं होगा, इसलिए तरमीम हम लाएंगे। ये मेरी पहली आपत्ति है। लेकिन मेरी दूसरी आपत्ति ये है कि ये बिल संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। सभापति जी, इस बिल के साथ 2 बिल आए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है, संविधान संशोधन, और एक बिल आया है। जो संविधान संशोधन है उसकी धारा 323D में उन्होंने जो अमेंडमेंट करने की बात की है संविधान में, उसमें कहा है देयर शैल बी लोकायुक्त फॉर एवरी स्टेट, और उसके बाद हर जगह कहा है द लॉ विल बी मेड आइदर बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में बी। हर जगह यहाँ आपने वो ऑप्शन दी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप 323D में कर रहे हैं, वहाँ आपने ये ऑप्शन दी है कि चाहे पार्लियामेंट बिल बनाए चाहे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानसभा बिल बनाए, ये संविधान सम्मत है। लेकिन इसके साथ जब आप ये बिल लेकर के आए हैं तो बिल में आपने जो चैप्टर लिया है, चैप्टर 2, जहां आपने कहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकायुक्ता, सेक्शन 64, नहीं वो मैं कह रही हूँ संविधान सम्मत कैसे नहीं है, नहीं मैं कह रही हूँ संविधान सम्मत कैसे नहीं है,
क्योंकि ये जो आपने 64 किया, आपको याद होगा जिस समय हम चर्चा कर रहे थे लोकायुक्त और लोकपाल की, तो मैंने बोलते हुए कहा था कि 252 सब क्लॉज 2 में अगर आप एक बिल लेकर के आते हैं 2 स्टेट असेंबली का रेजोल्यूशन लेकर, तो वो एक इनेबलिंग प्रोविजन बन जाएगा और जो राज्य सरकारें उसको अडॉप्ट करना चाहेंगी वो अडॉप्ट कर सकेंगी। आपने वो रास्ता नहीं अपनाया, आपने रास्ता अपनाया है 253 का। 253 वो है जो कोई इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स या कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज के माध्यम से अगर बिल आपने कोई किया है, इंटरनेशनल संधि की है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, उसके आधार पर आप बिल बनाते हैं। हम बार बार ये कहना चाहते हैं, संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, 253 के नीचे बना हुआ बिल मैंडेटरी होता है, उसमें ऑप्शन नहीं होती। ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है और बिल दिया, यही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑप्शन देता है और वो ऑप्शन आपको मिलनी चाहिए स्टेटों को। अगर वो ऑप्शन नहीं मिलती तो आज बहुत से राज्यों ने बहुत अच्छे लोकायुक्त बिल बनाए हैं, कुछ ने नए बनाए हैं, कुछ के पास पुराने हैं। कर्नाटक का पुराना है, उत्तराखंड ने नया बनाया है, बिहार ने नया बनाया है। वो सारे बिल रिडंडेंट हो जाएंगे। जो इससे ज़्यादा प्रभावी बिल हैं, ज़्यादा शक्तिशाली बिल हैं, वो बिल नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये बिल मैंडेटरी का प्रोविज़न करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिल के मेरिट्स पर चर्चा तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन ये दोनों मेरी आपत्तियां संवैधानिक आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति ये कि जो आरक्षण का आप प्रावधान कर रहे हैं वो संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, आप संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं क्योंकि 253 के नीचे बनाया हुआ बिल ऑप्शनल नहीं होगा, वो मैंडेटरी होगा। और ये बिल्कुल हमें संघीय ढांचे पर प्रहार करने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि जो राज्य अच्छा बिल बना चुके हैं वो भी इस खराब बिल के लिए जिद हो जाए उनको कि वही मजबूर हो जाएं। ऐसी मजबूरी में राज्य सरकारों को हमें नहीं डालना चाहिए। और इन दोनों के आधार पर मैं चाहती हूं आप इस बिल को आज वापस लीजिए, इसको वापस संविधान सम्मत बना करके यहां लेकर के आइए, फिर हम इस बिल को पारित करेंगे। लेकिन ये असंवैधानिक बिल आज इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ये मेरी 2 प्रमुख आपत्तियां हैं। धन्यवाद। Mr. Chairman, sir, please. I would You'll just get a like to chance. make one submission that normally at this stage of the introduction of the bill, objection is being raised on the legislative competence of the House to take that bill, whether the House has the competence to consider the bill. So far the legislative competence is concerned, in the concurrent list, item 1, item 2, item 11A, provide the competence to the central government, to this Lok Sabha, this parliament, to pass a legislation on this subject. The other issues which the honorable leader of the opposition has raised, those are related to the merit of the bills that cannot be discussed at the time of raising legislative competence of the bill. Many bills have been passed in this house or in other house or both the houses, which Supreme Court has struck down as unconstitutional. But that does not mean that Lok Sabha or Rajya Sabha, while passing the bill, insulted the Constitution or violated the provisions of the Constitution. It is the constitutional responsibility of this House to pass the laws within its legislative competence, and it is for the judiciary to sit upon whether the laws passed, various provisions of the bill are in conformity with the various provisions of the Constitution. Let this House do not assume the role of the judiciary by ab initio describing it. It is anti-constitutional. Therefore, please, just I will conclude please in a don't second. disturb. In a second, I will conclude. Therefore, my most respectful submission is, Minister is within its right. This House has legislative competence to take up this bill. Whether the bill will be passed or not, it depends on the members of the House. We should not sit on judgment of it. I agree with the leader of the opposition that Please, this no bill comments. and debate on this bill is attracting the attention of the entire nation, because this bill is just not a simple piece of legislation initiated by the government alone.
There is a long history. Some agitation is going on. It went on earlier. There were series of discussions, and on 27th of August, both these houses, this house and the other house, expressed the wish of the house in certain formulations which were drafted collectively, and this is the consequence of that process and that exercise. The house also decided, both this house and the other house, in an unprecedented manner, the entire proceedings of the business of the day were forwarded to the standing committee to consider them while formulating their recommendations on the Lokpal bill which was placed before them. Therefore, my respectful submission would be the honourable members are fully entitled to make their comments and finally to decide in what form and in what shape they will pass the bill, but let the bill be introduced and let us have the opportunity of discussion on it. Thank you, sir. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नेता सदन ने कहा है कि इंट्रोडक्शन के समय आपत्ति केवल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर उठाई जा सकती है, ये गलत है। नेता सदन बहुत अनुभवी हैं और उन्हें बिल्कुल रूल्स एकदम उंगलियों पर याद हैं, लेकिन बहुत बार ये गलती हम भी कर लेते हैं। इसीलिए हमारे टीचर ने ये सिखाया था लॉ में कि बोलने से पहले ज़रूर एक बार किताब देखकर बोलो। कई बार दिमाग में अलग अलग चीज़ें रहती हैं, हम सबके दिमाग में रहता है कि केवल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर आपत्ति की जा सकती है। नहीं, रूल ये कहता है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर अगर आपत्ति है तो पूरी डिबेट होगी, और अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अलावा आपत्ति है तो आप नोटिस देंगे और ब्रीफ स्टेटमेंट करेंगे। आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ रूल 72 का। रूल 72, इफ ए मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल इज अपोज्ड, द स्पीकर आफ्टर परमिटिंग इफ ही थिंक्स फिट ब्रीफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मेंबर्स who opposes the motion and the member who moved the motion shall without further debate put the question, provided that where a motion is opposed on the ground that the bill initiates legislation outside the legislative competence of the house, the speaker may permit a full discussion thereon. तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पर अगर मैं इसको उठाती तो पूरी डिस्कशन होती। मैंने ब्रीफ स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बिना मैं संवैधानिक आपत्तियां उठा रही हूँ। और जो नेता सदन ने कहा कि हम जुडिशरी का रोल न ले लें, दादा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले से देख लें कि हमारे बनाए हुए कानून कहीं जाकर के न्यायपालिका में ख़त्म तो नहीं कर दिए जाएंगे। और इसीलिए यहाँ इतने कानूनदां बैठे हैं जो कानून नहीं जानते, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि जब वो कानून बनाएं तो पेटेंटली इलीगल, पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना बनाएं जो जाते ही ख़त्म हो जाएं। और ये हम पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना रहे हैं। ये दोनों बातें जो मैंने कही ये पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। 50% से ज़्यादा का आरक्षण का प्रावधान करना, धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान करना, ये पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और संघीय ढांचे पर प्रहार करना, 253 के नीचे मैंडेटरी प्रोविजन करना, किसके लिए? ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट 2 एंट्री 41 क्या कहता है? स्टेट पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट हैं उनको लोकायुक्त देखेगा। इसलिए वो लोकायुक्त का जो कानून है वो राज्य सरकारें बनाएं। यहाँ से एक मॉडल बिल बन सकता है जिसको राज्य सरकारें स्वीकार करें या न करें, लेकिन अगर आप मैंडेटरी बिल यहाँ से बनाते हैं ये पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2 असंवैधानिक काम आप इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी आपत्ति रखी है।